हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लासेस यानी पिछले वीडियो लेक्चर 15 में आपने देख लिए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी आपको हम पढ़ाए थे। क्लियर ये बात। और आज की टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं रेडियस रेशियो। उसके आगे टॉपिक से लिख लीजिए रेडियस रेशियो। लिखिए रेडियस रेशियो, जिसको आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं, त्रिज्या अनुपात पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात। तो आप जानेंगे कि ये रेडियस रेशियो क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में हमको सीखना है। देखिए, आप जो सॉलिड स्टड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड में आपको मैंने पढ़ाया कुछ आयनिक क्रिस्टल के बारे में भी बताया आपको। तो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनमें आपके कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस भी होते हैं। तो कैटायंस और एनायंस देखिए, आप जनरली मान के चलो मेरे पास कुछ स्फेयर है। बताओ, मेरे पास 3 एटम को मैंने एक साथ रख दिया। बताओ, 3 एटम रखने से इसके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान बच गया। अब उस खाली स्थान में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एटम को रख देंगे। क्लियर हुई बात। और वो छोटा जो एटम होगा वो एटम आपका होगा कैटायन। क्या होगा भाई, कैटायन होगा। और ये सभी क्या होंगे, एनायन होगा। क्लियर हुई बात। तो आप समझेंगे कि देखिए, बताओ ये छोटा सा जो आपका दिख रहा है स्फेयर, उस छोटा जिसको कैटायन बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं, इसको एनायन पढ़ रहे हैं। तो ये कैटायन यानी यहां से अगर हम बात करें इसकी सेंटर से, बताओ इसका एक रेडियस होगा, किसका रेडियस, एनायन का रेडियस, और ये कैटायन का रेडियस होगा। तो कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस में जो रेशियो होता है उसी को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अब हिंदी में एक बार समझ लेंगे भाई। बताओगे किसी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन की त्रिज्या की जो रेशियो होता है, जो त्रिज्या की अनुपात होती है, उसी अनुपात को हम क्या पढ़ते हैं, रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात। चलो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन to the radius of anion is called radius ratio। क्लियर हुई बात। तो देखिए, अभी आपने जस्ट देखा कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन की त्रिज्या और एनायन की त्रिज्या की जो अनुपात होते हैं उसी अनुपात को हम क्या पढ़ते हैं, रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात। तो आप यहां पे लिखेंगे इसके आगे रेडियस रेशियो इक्वल टू, देखिए ऊपर से हम क्या, जैसे 3 आइटम को रखा और उसके ऊपर में एक छोटा सा आइटम रखा, तो उस छोटा सा आइटम को हमने क्या रखा था, कैटायन। तो कैटायन का रेडियस ऊपर से रखें तो क्या बताइएगा कि रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये वो आपका एक फॉर्मूला। क्लियर हुई बात। तो आप थोड़ी सी समझ लो कि हमको रेडियस रेशियो आखिरकार क्यों पढ़ना पड़ता है, आखिर इसको पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। तो जानेंगे कि रेडियस रेशियो की जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि किसी भी जो आयनिक क्रिस्टल होती है उस आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर बात। और स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया। देखिए, और थोड़ी सी और जान लेंगे कि अगर मान के चलो, अगर कहीं ये रेडियस रेशियो जनरली डिपेंड करता है इसके स्टेबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है, इसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर कैटायन की रेडियस को बढ़ा देते हैं तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा। अगर रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। और अगर कैटायन का रेडियस छोटा हो जाए तो जनरली बात है कि रेडियस रेशियो भी घट जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। जैसे देखिए, मान के चलो मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास 3 को एटम लिया और इसके बीच में देखिए, आप खुद बताइए, इसको मैं बीच में क्या ले लिया, कैटायन।
बताओ केटायन का साइज क्या है, बिल्कुल छोटा। केटायन का साइज छोटा है तो रेडियस रेशियो भी कम होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। क्यों बताइए, ये बीच वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है, 3 एटम को टच कर रहा है। अगर तो बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 3। और अगर मैं बात करूं कि देखिए केटायन का आकार में बड़ा ले लूं, देखिए इसकी तुलना में इसका साइज थोड़ा बड़ा है। आप ही चेक करके देख लो इसकी स्टेबिलिटी कितना बढ़ रहा है। देखिए यहां केटायन का साइज छोटा था इसलिए रेडियस रेशियो भी कम पड़ रहा था और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम बन रहा था। लेकिन अब बताओ वही से केटायन का साइज अगर हमें बड़ा कर दिया तो इसके बाद हमें क्या पता चलता है कि देखिए 1 2 3 4 5, बताओ ये आपस में कितने बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना रहा है, 5। यानी जैसे जैसे केटायन का त्रिज्या आपस में बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो अब आगे की ओर जा रहे हैं। लिखिए रिलेशन इन रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात में क्या संबंध है। थोड़ी सी इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, इससे आगे आपको न्यूमेरिकल्स डील होगा। देखिए यहां पे लिखिएगा रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आगे लिखिएगा इसका स्ट्रक्चर, और आगे यहां पे लिखिएगा आप लोग इसका एग्जाम्पल। ठीक, देखिए रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के 0.225, अगर इसके बीच में कोई नंबर्स आ जाए तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 3 होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा B2O3। ठीक है, यानी त्रिकोणीय समतल। अगर यही चीज को रिपीट कर दो, यहां जब लास्ट आया है 0.225, 0.225 से लेकर के 0.414 तक अगर पहुंच जाए तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो इसका क्या होगा, टेट्रागोनल या फिर टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हो, टेट्रागोनल। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ZnSCuCl। देखिए 0.414 से 0.732 इसके रेंज में अगर पहुंच जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, जिसको हम प्यार से क्या पुकारते हैं, ऑक्टाहेड्रल को जनरली बताओगे NaCl MgOCO। और देखिए 0.732 से लेकर के 1.00 के आसपास जाए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और इसका स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, क्यूबिक। और इसका एग्जांपल आपका CaCl होगा। तो आप यहां तक नोट करिए, इससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, खास करके ये जैक बोर्ड के लिए नहीं होता है, जब हायर क्लासेस में जाओगे जेईई मेंस एडवांस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है और उससे आपको पता करना होता है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स रहता है, उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको पता करना है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। या फिर कभी कभी आपको क्या करेगा, कुछ एग्जांपल दे देगा, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, CaO हो गया। बताया जाएगा कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लिया, बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड की रेडियस रेशियो में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आपके ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा 6 5 4 कुछ भी रहेगा, तो आप इसके मदद से आप जान जाएंगे। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए, चलो लिख लिया आप लोग ना। हाँ तो की करिएगा जो बढ़िया, बैठल जल्दी दिन लिखिएगा तो करिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लिखिए कुछ न्यूमेरिकल्स। predict the
structure and coordination number of magnesium oxide having radius of cation and anions are respectively 65 pm and 140 pm। हिंदी में क्या है कि बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, संरचना एवं उपसंयोजक संख्या ज्ञात करें जिसका धनात्मक और ऋणात्मक की त्रिज्या का क्रमशः 65 pm और 140 pm है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बताओ, केटायन का रेडियस दिया हुआ है और एनायन का भी रेडियस दे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो रेडियस ऑफ केटायन यानी R प्लस कितना दिया हुआ आपका 65 pm, रेडियस ऑफ एनायन R माइनस इक्वल टू कितना 140 pm। तो सीधा हमको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या करिए, रेडियस रेशियो निकाल लीजिए। देखिए रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो अभी फॉर्मूला बताए थे कि रेडियस ऑफ केटायन कितना दिया हुआ, देखिए तो 65 बाई 140, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो जनरली आपका आएगा 0.464 आपका आएगा। देखिए आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना है। आप यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू कितना आपका आ गया 0.464 आया। बताओ ये वैल्यू अब क्या लिखेंगे, सिंस 0.464 present in the range of 0.414 से 0.732। बताओ क्या ये जो नंबर आपका आया है ये नंबर क्या इसके बीच में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए ना 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में ये है कि नहीं? बिल्कुल है। तो बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर आपका होगा तो जाहिर सी बात होगी इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा बताइए, ऑक्टाहेड्रल। आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया आप लोग? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखिए नेक्स्ट 4 नंबर बता रहे हैं। एल्यूमिनियम crystallizes in cubic क्लॉज पैकिंग, इसको प्यार से लिख सकते हैं CCP। इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 pm। तो क्या कह रहा है ए नंबर में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। बी नंबर में है हाउ मेनी
यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन NCERT का है और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जैक 2017 में ये क्वेश्चन दे चुका है। तो ब्रैकेट में ये भी लिख लो, जैक 217। देखिए क्या कर रहा है, थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा कि एक एटम है, एल्युमिनियम एटम है, और वो जनरली आपका क्या कर रहा है कि सीसीपी में क्रिस्टलाइज कर रहा है। सीसीपी में क्रिस्टलाइज कर रहा है, यानी सीसीपी मतलब क्या हुआ, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, घनीय निविड़ संकुलन। तो उसमें जब उसको रखा गया है तो बताओ उस एटम की त्रिज्या दे दिया गया है, उसका उस मेटालिक रेडियस, उसकी धात्विक त्रिज्या आपका 125 पिकोमीटर दे दिया हुआ है। तो बताओ कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक एटम को अगर यहाँ पे इस टाइप का रखा गया है, मान के चलो एक यूनिट सेल है, और एक एटम एल्युमिनियम को अगर इसमें रखा गया है, बताओ एल्युमिनियम को अगर इसमें रखा गया है तो कह रहा है कि यूनिट सेल की लंबाई क्या होगी, किनारे की लंबाई क्या होगी, यूनिट सेल की किनारे की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं, बताओ यहाँ पे दिया हुआ आपका रेडियस r 125 pm। तो जनरली आप हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए ये पिकोमीटर जो दिख रहा है आपको, ये पीएम जो दिख रहा है, इस पीएम को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, पिकोमीटर में दिया हुआ, तो पिकोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो बताओ आप जनरली जानेंगे, कहेंगे सर एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात होगी, इसको 10 से गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कितना लिखेंगे, 10⁻10 सेंटीमीटर। आप यहां पे लिख सकते हैं 125 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर। बताओ आप यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो सीसीपी है तो सीसीपी इक्वल टू एफसीसी के बराबर आपका होता है। ठीक है, सीसीपी का है तो हमेशा याद रखना वो सीसीपी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एफसीसी में, क्योंकि इन दोनों आपस में सेम होता है, बराबर नहीं होता है। तो आप एफसीसी की बात करेंगे तो बताओ यहाँ पे ए नंबर में आप लिखिएगा कि बताओ एफसीसी यूनिट सेल के लिए एज लेंथ का मान, ए का मान क्या बताए थे, ए इक्वल टू 2√2r बताए थे। देखिए आप लोग को मिल जाएगा आप लोग को। तो आप बताइए यहाँ पे क्या है, 2 × 2 का मान कितना, 1.414 इंटू आर का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 125 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना इसका वैल्यू देता है। 2 × 1.414 × 125 इक्वल टू 353 3.5 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बताओ किसी का एज लेंथ तो इतना लंबा तो नहीं जाता है, इससे कम जाता है। तो इस पॉइंट को हम यहां करेंगे, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट तक यहां पे लाना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे, बताइए 1 और 2 डिजिट मिल रहा है आपको, जितना डिजिट मिलेगा उतना से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 3.535 × 10 के पावर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -8 सेंटीमीटर होगा। ये आपका हो गया आपका एक आंसर। चूंकि देखिए ना एज लेंथ एक ही मान निकालने के लिए कह रहा है, किसका, यूनिट सेल का। तो एक आपका यहां तक आंसर हुआ आपका। फिर आगे लिखते हैं, अब हमको दूसरा नंबर निकालना है, हाउ मेनी यूनिट सेल है प्रेजेंट। तो आप जनरली क्या करेंगे, देखिए बी नंबर की हम बात कर रहे हैं, बी नंबर। तो बताओ बी नंबर में सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा बी नंबर निकालने से पहले काम करते हैं, इसको देखिए हमको कह रहा है क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है ना, क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में, और आपका किसमें आपका आ गया सेंटीमीटर। तो उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको। और आप खुद जानते हैं कि अगर यूनिट सेल की जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ए क्यूब के रूप में चलता हुआ आपका। क्यों, क्योंकि यूनिट सेल क्यूब के रूप में होती है, इसलिए आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका बराबर आपका होता है। तो लिखो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल यानी ए क्यू। बताओ ए का मान आपका कितना 3.535 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर का क्या होगा आपका होल क्यू। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, देखिए कितना आपका आता है। 3.535 इंटू 3.535 इंटू 3.535 इक्वल टू, देखिए आपका आ गया 44.174 इंटू 10 के पावर 8 या 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो आप जनरली क्या कहोगे कि देखिए ये जो वैल्यू आपका आ गया, तो आप सिंपली क्या कहोगे कि एक यूनिट सेल में इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट है। एक यूनिट सेल में इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात। मुझे कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट सेल की कितनी संख्या होगी। तो आप यूनिट सेल बताओ, मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है यूनिट सेल। तो आप सिंपली बताओगे कि अगर मुझे यूनिट सेल निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको मैंने कभी भी पहले बताया था कि जिस चीज को निकालने के लिए कहते हैं आप हमेशा उस चीज को राइट हैंड में रखेंगे, दाहिना तरफ रखेंगे। देखिए मुझे निकालने के लिए क्या कह रहा है यूनिट सेल, तो आप इसको लग चलेगा सर सिंस 44.174 इंटू 10 के पावर माइनस सेंटीमीटर क्यूब कंटेन इक्वल टू 1 यूनिट सेल। देखिए मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल को मैंने कहा रखा राइट हैंड साइड में, इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्या होगा, तो 1/44.174 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 24। ये ध्यान साइड में क्या लिखा हुआ यूनिट सेल, आप यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट सेल। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। लिखिए कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका की घनत्व की गणना करें, एकक कोशिका की घनत्व की गणना करें। क्लियर हुई बात। देखिए तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को डायग्राम बनाते हैं। मैंने बना लिया एक यूनिट सेल। बताओ इसका एज लेंथ को मैंने क्या मान लिया ए। जाहिर सी बात है कि अगर एक यूनिट सेल के किनारे की लंबाई को हमेशा कुछ ना कुछ इसका यूनिट्स होता है। अगर मैं डायरेक्ट ए मान लूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमको क्या करना है भाई, या तो सेंटीमीटर में माप लूं, या तो मीटर में, या तो फिर पिकोमीटर में, या फिर नैनोमीटर में, कहीं ना कहीं इसके कुछ ना कुछ यूनिट्स बनता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखिए क्या लिखिएगा, एज लेंथ क्या है, ए पिकोमीटर मान लिया। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर ने समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पीएम का मतलब पिकोमीटर है। क्लियर हुई बात। और आप भी खुद आप जानते हैं कि एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। और हम क्या करेंगे कि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका 10⁻10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका सेंटीमीटर में। तो बताओ यहाँ पे मैंने ए लिया इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो बताओ आप जनरली एक चीज को समझेंगे कि मुझे डेंसिटी निकालना है। तो बताओ आप डेंसिटी, फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। क्लियर हुई बात।
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो किसकी आपकी बात कर रहे हैं, देखिए ना, यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है, तो जाहिर सी बात होगी ये डेंसिटी आपका यूनिट सेल का होनी चाहिए, मास भी यूनिट सेल का होगा और वॉल्यूम भी यूनिट सेल के होगा। अगर ये जब तक ये तीनों आपस में नहीं रहेगा तब तक ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा आपका। देखिए डेंसिटी मुझे यूनिट सेल का निकालना हो तो मास हमको यूनिट सेल का ही मास मिलना चाहिए और वॉल्यूम भी यूनिट सेल का ही होना चाहिए, तब ये हमको डेंसिटी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि ये डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। देखिए तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या है, v मतलब वॉल्यूम। बताओ ये जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बताओ यहां से इसकी लेंथ यहां से आपस में हर एंगल से क्या है, बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू, क्या लिखेंगे, a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्या होल क्यूब। अब इसी को हम होल क्यूब कर देंगे तो a इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर हुई बात। मतलब वॉल्यूम तो मुझे मिल गया, मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। और मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, एकदम सावधानी से समझेंगे कि अगर बताओ आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप जिस कमरे में बैठे हुए, जिस रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में मान के चलो 100 गोला रखा हुआ है। कितना रखा गया है, 100 पीस, यानी 100 स्फीयर रखा गया है। तो बताओ नंबर ऑफ आइटम को रखा गया है, तो बताओ एक आइटम का मास मुझे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम क्या पहले लिखते हैं कि मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अगर मैं मान लू m, एक यानी क्या कहोगे कि एक यूनिट सेल में एक परमाणु का मास क्या मान लिया, m मान लिया। तो आप जानते भी हैं कि देखिए ये m का मतलब क्या हुआ, मोलर मास आपका हो गया। तो आप जनरली यहाँ पे समझेंगे कि एक एटम, कि अगर बताओ एक यूनिट सेल में एक एटम की मास को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। अगर मान के चलो कोई भी एक एटम है, जैसे सोडियम है, तो बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल, पर मोल। क्लियर हुई बात। तो आप बताओ एक सोडियम का अगर मोलर मास इतना होता है, तो आप इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि बताइए, जिससे बताओ एक मोल बताए थे आपको क्या, एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर इक्वल टू उस एटम का एटॉमिक मास, उस एटम का एटॉमिक मास के बारे में बताए थे। तो बताइए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये भी एक मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मैंने इसलिए लिया, हमने आपको क्या बताए थे, मोल को 3 टर्म में बांटे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक यूनिट सेल में बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, तो बहुत सारे जो एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एवोगाड्रो नंबर्स बताएंगे। यानी ये आपस में तीनों क्या है, बराबर है। मुझे निकालना क्या है, एक एटम का मास निकालना है। तो बताओ तो ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा। तो जनरली हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखिएगा कि Na, चूंकि Na इक्वल टू m एक एटम का मास, इसलिए एक में आपका क्या, देखिए आपने क्या सीखा कि वॉल्यूम तो निकाल चुका है और हमको निकालना क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ एक यूनिट सेल का मास निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस रूम में जितना एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, जितना भी एटम है, और एक एटम का मास अगर मैं जान जाऊं और एक एटम का मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल यूनिट सेल का मास निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम, याद कीजिए आपको बताया था कि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते थे। तो यहां से यहां तक आपको क्या बताएंगे कि जेड। बताओ मास ऑफ वन एटम, यहाँ देखिए मास ऑफ एटम कितना आपका आ चुका है, m/Na, Na इतना आपका आ गया। और थोड़ी सी बात है, बताइए यहां से मुझे क्या मिल गया, क्या मिल गया हमको, मास मिल गया किसका, यूनिट सेल का। अब डायरेक्ट क्या लिख दो, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना लिखेंगे, Z इंटू m/Na बाई किसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। था वॉल्यूम कितना आपका आया था, AQ इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी बट्टा में है और इसके नीचे एक है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो आपका कितना आएगा, Z इंटू m बाय, देखिए ये आपका यहाँ आ जाएगा AQ इंटू Na इंटू 10⁻30। ये आपका क्या होगा, डेंसिटी। यही तक फॉर्मूला है। अब यहाँ तक लिखिए, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, ओके।